नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा में बहुत सारे मुद्दे लेकर मैं हाजिर हूं शकील साजिद। 22 लाख विद्यार्थियों वाली देश के सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, और उस पर बड़ा गंभीर सवाल। नीट परीक्षा खत्म होते ही अब पेपर लीक के मामले ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सीकर से गुरुग्राम और नासिक से दिल्ली तक फैली इस कथित साजिश ने लाखों छात्रों की मेहनत पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। क्या नीट का पेपर परीक्षा से पहले आउट था? दरअसल 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में नीट परीक्षा आयोजित। करीब 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा खत्म होती ही शक की शुरुआत हुई। 4 मई को राजस्थान के सीकर में एक निजी पीजी संचालक ने दावा किया कि उसके पास पहले से मौजूद गैस पेपर के करीब 150 सवाल असली पेपर से मैच हुए। इसके बाद मामला तेजी से बढ़ा और जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। 5 मई को सीकर पुलिस की जांच हरियाणा के गुरुग्राम तक पहुंची। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें पेपर हरियाणा के डाक्टर और उसके नेटवर्क के जरिए मिला। 6 मई को जांच एजेंसियां महाराष्ट्र के नासिक पहुंची। जांच में सामने आया कि पेपर की डिजिटल कॉपी का शुरुआती स्रोत एक प्रिंटिंग प्रेस के आसपास का इलाका। नासिक में कई जगहों पर छापेमारी हुई और 7 मई को राजस्थान एसओजी ने जब्त गैस पेपर का असली नीट पेपर से मिलान किया। जांच में बायोलॉजी के 90 से 90 सवाल मैच हुए, जबकि केमिस्ट्री के भी कई सवाल एक जैसे पाए। 8 मई को बढ़ते दबाव के बीच एनटीए ने माना कि परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पूरे मामले की समीक्षा शुरू की। 9 और 10 मई को मुंबई, पटना और कई शहरों में छात्रों का जबरदस्त गुस्सा सड़कों पर उठा। छात्र संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई। इसके बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज की और मुख्य आरोपी शुभम खैरनार गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि पेपर कैसे प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला और अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया। देश की सबसे अहम मेडिकल परीक्षा से लोगों का भरोसा टूट रहा है, और अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो लाखों मेहनती छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा? जो भी इससे जुड़े लोग हैं, संचालक के लोग हैं, कोचिंग अकादमी के लोग हैं, उनके खिलाफ बेहद कड़े से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस तरह के कोचिंग अकादमी संचालकों को इस तरह के किसी भी एग्जाम से इनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के बालोद से असम की सत्ता तक एक ऐसा नाम जो उत्तर पूर्व की राजनीति में चर्चा में है। जी हां, रामेश्वर तेली। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण के साथ ही नई कैबिनेट का गठन हुआ असम में, और इसी में छत्तीसगढ़ मूल के रामेश्वर तेली को मंत्री पद मिला। आखिर रामेश्वर तेली का क्या है छत्तीसगढ़ कनेक्शन? नई कैबिनेट के गठन में कई नेताओं को मंत्री पद मिला, जिसमें रामेश्वर तेली का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और असम की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा। वे दलियाजान विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और लंबे वक्त से, बहुत सालों से चाय बागान क्षेत्रों के मुद्दों को उठाते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका संबंध छत्तीसगढ़ के बालोद से बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उनके पूर्वज लगभग 140 साल पहले, जी हाँ बहुत दिन हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ के बालोद क्षेत्र से असम के चाय बागानों में काम करने गए थे। यहीं से छत्तीसगढ़िया समुदाय का बड़ा हिस्सा असम में बस गया। आज असम के चाय बागान के इलाकों में करीब 15 लाख से ज़्यादा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया मूल के लोग बसे हैं। ये समुदाय वहाँ चाय उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, परंपराओं को संजोए हुए है। जो स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़िया समुदाय असम की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनाव में भी यह समुदाय कई सीटों पर निर्णायक भूमिका रखता है, खासकर ऊपरी असम के क्षेत्रों में। रामेश्वर तेली को पिछड़ा वर्ग और चाय बागान समुदाय का मजबूत नेता मानते हैं। राजनीतिक रूप से वे लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। छत्तीसगढ़ से असम तक फैला यह सफर एक कहानी नहीं राजनीतिक, बल्कि प्रवास, पहचान और संस्कृति के जुड़ाव की बड़ी तस्वीर है। देखना होगा कि मंत्री पद की जिम्मेदारी के साथ रामेश्वर तेली असम और छत्तीसगढ़ के संबंधों के लिए आगे और क्या नई भूमिका निभाते हैं। हम तमाम लोगों की शुभकामनाएं रामेश्वर तेली के साथ। आईपीएल के मैदान में आज मुकाबला है बहुत शानदार आरसीबी और केकेआर के बीच।
लेकिन उससे पहले कल के प्रैक्टिस सेशन ने ही रोमांच बढ़ा दिया है। रायपुर में आरसीबी और केकेआर के खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की तैयारी पर नजरें टिक गई। केकेआर के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा है, वहीं आरसीबी जीत के साथ प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगा। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली कल नेट में उतरे। उन्होंने शुरुआती गेंदों पर फुटवर्क और टाइमिंग पर फोकस किया, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद कोहली ने आक्रामक अंदाज दिखाया और लगातार बड़े शॉट खेलने की तैयारी की। सूत्रों के मुताबिक नेट में खेले गए करीब 15 शॉट में से 10 शॉट बाउंड्री के पार पहुंचे। दूसरी ओर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी प्रैक्टिस सेशन में शानदार लय में दिखे। टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजों को लंबे शॉट्स और स्ट्राइक रोटेशन पर खास ध्यान देने को कहा है ताकि दबाव वाले मैच में प्रदर्शन बेहतर हो सके। दोनों टीमों के अभ्यास सत्र ने कल के मुकाबले का यानी आज के मुकाबले का रोमांच बढ़ा दिया है। आरसीबी जीत की लय बरकरार रखेगा, वहीं केकेआर के लिए मैच प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अहम है। आईपीएल प्रोटोकॉल के तहत मैदान और डग आउट में केवल अधिकृत स्टाफ और खिलाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है। इसके बावजूद प्रैक्टिस सेशन के दौरान सुरक्षा और अनुशासन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीसीसीआई के नियमों के अनुसार किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार बोर्ड के पास होता है। आज देखना होगा कि विराट कोहली की फॉर्म आरसीबी को जीत दिलाएगी या केकेआर इस करो या मरो मुकाबले में वापसी करेगा। मैच के पहले का माहौल बता रहा है कि रायपुर छत्तीसगढ़ के लोगों को ये मुकाबला कितना रोमांचक लगने वाला है और लोगों में बहुत शानदार तैयारी है। एक और खास खबर, 200 करोड़ रुपए के हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ा अपडेट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर अपनी वह अर्जी वापस ले ली है जिसमें उन्होंने सरकारी गवाह बनने की मांग की। इस बीच ईडी ने उनकी अर्जी का कड़ा विरोध किया और कई गंभीर आरोप लगाए। जैकलीन फर्नांडिस ने मंगलवार को कोर्ट में दाखिल अर्जी वापस लेते हुए सरकारी गवाह बनने की प्रक्रिया से पीछे हटी। ये मामला कथित 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में है जिसमें मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर बताए जाते हैं। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि जैकलीन इस मामले में पीड़ित नहीं, कथित तौर पर अपराध से लाभ लेने वाली प्रमुख शख्सियतों में शामिल है। एजेंसी का कहना है कि अपराध से हासिल पैसों और गिफ्ट का फायदा उन्हें मिला है, इसलिए उन्हें सरकारी गवाह बनाना इंसाफ के खिलाफ होगा। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि जैकलीन और सुकेश चंद्रशेखर के बीच लगातार संपर्क रहा है। एजेंसी के मुताबिक सुकेश ने कथित तौर पर अपराध की कमाई से महंगे गिफ्ट और लग्जरी सुविधाएं जैकलीन और उनके परिवार को दी। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि जैकलीन ने जांच के दौरान पूरा सहयोग नहीं किया। ईडी के अनुसार उनके बयान कई बार बदले और कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफर और गिफ्ट से जुड़ी अहम जानकारियां शुरुआती दौर में छिपाई। ईडी ने कोर्ट में से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताकर कहा कि मामला बेहद गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है। पूरे मामले की गहराई से जांच जरूरी है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर अवैध धन के लेन देन शामिल है। इस केस में आगे कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नज़र है। जांच एजेंसी के आरोप मजबूत साबित होंगे या जैकलीन के पक्ष में कोई नया मोड़ आएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। पेट्रोल पंप पर बढ़ती भीड़, लोगों की लंबी कतारें और कीमतें बढ़ने की आशंका के बीच बाजार में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में बीपीसीएल और एचपीसीएल की सप्लाई प्रभावित होने के बाद अब पूरा दबाव आईओसीएल पर आया है। हालांकि कंपनियां पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही हैं, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और है। रायपुर राजधानी समेत कई इलाकों में पेट्रोल पंप में अचानक भीड़ बढ़ गई है। लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर लंबी लाइनें हैं। बीपीसीएल और एचपीसीएल की सप्लाई प्रभावित होने के कारण बाजार में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में फिलहाल आईओसीएल के भरोसे ईंधन की आपूर्ति जारी है। तेल कंपनियों ने दावा किया है कि प्रदेश में करीब 25 दिनों का भरपूर स्टॉक मौजूद है। साथ ही लोगों से अतिरिक्त खरीद और स्टॉकिंग नहीं करने की अपील भी की गई है, लेकिन जमीनी हालात अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कीमतें बढ़ने की चर्चाओं के बीच लोग एहतियातन ज़्यादा ईंधन खरीद रहे हैं। कई पेट्रोल पंपों पर जो सामान्य पेट्रोल है वो ख़त्म बताया जा रहा है और सभी आने वाले ग्राहकों को पावर पेट्रोल
दिया जा रहा है, जिसकी कीमत 110 रुपये से ज़्यादा है। कई पेट्रोल पंपों पर सामान्य दिनों की तुलना में ज़्यादा भीड़ है। प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 15 लाख लीटर पेट्रोल और 40 लाख डीजल की खपत बताई जाती है। रायपुर में ही हर दिन करीब 5 लाख लीटर पेट्रोल की मांग होती है। कुछ इलाकों में जहां भीड़ है, वहीं कई पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा है, क्योंकि वहां पे पेट्रोल ही नहीं है। चिंता की बात यह है कि कहीं सप्लाई बाधित होने से आने वाले दिनों में परेशानी न बढ़ जाए। फिलहाल तेल कंपनियां हालात सामान्य होने का दावा कर रही हैं। बढ़ती अफवाहों और खरीदारों ने चिंता बढ़ा दी है। देखना है कि सप्लाई व्यवस्था कितनी जल्दी पूरी तरह सामान्य हो पाती है। लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि गाहे बगाहे पेट्रोल और डीजल के दाम भी सरकार बढ़ाएगी, और पेट्रोल पंप इसीलिए किसी बातों को बता नहीं रहे हैं। और ये जो सप्लाई बाधित की जा रही है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सप्लाई बाधित है वो जानबूझकर की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में जब अभी बताया जा रहा है सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई होने पर अपने आप दाम बढ़ा दिए जाए। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।